बेहरामपुर के कृष्णानाथ कॉलेज में पढ़ता है बाबर अली। हर रोज कॉलेज खत्म होते ही बाबर अली को अपने घर पहुंचने की जल्दी रहती है, क्योंकि गंगापुर और आसपास के गांव के बच्चे बेसब्री से उसके लौटने की राह देख रहे होते हैं। बाबर के लौटने पर ही उनका स्कूल शुरू होता है। 19 साल का बाबर ही उनके स्कूल का हेडमास्टर है। बाबर गांव के उन गिने चुने बच्चों में से था जिन्हें स्कूल जाने का मौका मिला, पर अपने साथियों का स्कूल न जाना 9 साल के नन्हे बाबर को मंजूर नहीं था। इसलिए स्कूल में जो सीखता था घर आकर अपने साथियों के साथ बांट लेता था। शुरुआत एक पेड़ के नीचे 5 दोस्तों के साथ हुई। जब मैं स्कूल से वापस घर आता था तब उन सब बच्चों को इकट्ठा करता था जो स्कूल नहीं जाते थे। पहले मैंने खेल खेल में ही उन्हें पढ़ाना शुरू किया। मैं टीचर बनता, वो स्टूडेंट। तब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था, सिर्फ 9 साल का था। एक छोटे से बच्चे की लगन देख लोग साथ जुड़ते गए, कारवां बनता गया। बाबर के घर के आंगन में ही एक स्कूल खिल उठा। आज आनंद शिक्षा निकेतन में सैकड़ों ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जिन्हें शायद शिक्षा का मौका कभी न मिल पाता। एक बच्चे द्वारा जलाया गया ज्ञान का दीपक कई नन्ही जिंदगियों को रोशन कर रहा है। दुनिया का सबसे छोटी उम्र का हेडमास्टर संविधान में लिखे गए बराबरी के आदर्श का सबक सिखा रहा है। बाबर, आपने 9 साल की उम्र में स्कूल शुरू किया, हेडमास्टर बन गए। इस उम्र में तो बच्चों का ध्यान खेल कूद में रहता है। वो सब छोड़ के आपने ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों ले ली? मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा कि हर इंसान को अपने समाज की भलाई के लिए अपनी क्षमता के अनुसार जितना हो सके उतना तो करना ही चाहिए। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। दोस्तों, बाबर अली ने बिना किसी पैसे के, सिर्फ अपने मन की भावना के बल पर अपने साथियों को अपने समान, अपने बराबर ला खड़ा करने का जज्बा दिखाया। अनजाने में ही अपने देश के संविधान के आदर्शों का पालन किया। अब सोचिए क्या असर पैदा होगा जब कोई ऐसा इंसान शिक्षा के क्षेत्र में अपना हाथ आगे बढ़ाएगा जिसके हाथों में इस काम को एक बड़े पैमाने पर करने की पूरी ताकत है। भारत में स्कूल जाने की उम्र के लगभग 14 करोड़ बच्चे आज स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। जब तक ऐसे हालात होंगे, भारत की प्रगति का सपना बस सपना ही रह जाएगा। एक इंसान ने इस परिस्थिति को बदलने की ठानी। विप्रो नामक कंपनी के स्थापक श्री अजीम प्रेमजी अपनी निजी संपत्ति से 8,846 करोड़ की राशि उन्होंने शिक्षा के काम में डाल दी। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने मुफ्त शिक्षा देने वाले सैकड़ों सरकारी स्कूलों को बेहतरीन बनाने की कोशिश की है और इस काम का केंद्र बिंदु बने शिक्षक। अब समझो, एक डॉक्टर क्या तो भी गलत करा बोले तो एक मरीज मर सकता है, एक इंजीनियर क्या तो भी गलत करा बोले तो एक ब्रिज गिर सकता है, मगर एक टीचर गलत करे तो फुल एक समुदाय स्मैश हो जाता है। टीचर को उतना जवाबदारी है। फाउंडेशन ने शिक्षकों के साथ रहकर उनकी चुनौतियों को समझा और ट्रेनिंग के द्वारा हल ढूंढने की कोशिश की। यहाँ पर सरकारी शिक्षक अपने समय में, मतलब संडे को आते हैं और एकेडमिक बातें करते हैं। मैं चुनौती दे सकता हूँ, हमारे जो इफिशिएंट कॉर्पोरेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ भी ये नहीं हो सकता। साथ ही साथ स्कूल को समाज का अहम हिस्सा बनाने की कई निराली कोशिशें हुई। कहीं माता पिता, दादा दादी को स्कूल के कार्य में शामिल किया गया, तो कहीं बच्चों द्वारा आयोजित शिक्षा मेलों ने कई गांवों में शिक्षा के प्रति उत्साह जगाया। आज फाउंडेशन ने 25,000 सरकारी स्कूलों में
25 लाख बच्चों की जिंदगियों को संवारने की शुरुआत की है। ये एक ऐसी पहल है जो हमारे सपनों के भारत को दिशा दिखा रही है। दोस्तों अब हम जुड़ेंगे सीधे 3G लिंक के जरिए अजीम प्रेम जी के साथ बेंगलोर में। अजीम साहब आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। नमस्कार। अजीम साहब, ये मेरा अनुभव रहा है कि हमारे देश में, हमारे समाज में जब लोग दान करते हैं तो आमतौर पे वो किसी मजहबी संस्था को, किसी धार्मिक संस्था को होता है। आपने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा पढ़ाई लिखाई में दान किया है, और सिर्फ दान ही नहीं, आपकी फाउंडेशन बाकायदा इसमें काम कर रही है। ये ख्याल आपको कैसे आया? I think with wealth comes a certain responsibility of trust. मेरा मानना है कि धन दौलत के साथ साथ उसके सही इस्तेमाल की जिम्मेदारी भी आप पर आती है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। देश का भी उस संपत्ति पर अधिकार है, क्योंकि देश से ही आपने वो संपत्ति कमाई है। इसलिए उसका एक बड़ा हिस्सा आप सामाजिक कामों में इस्तेमाल करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। फिर मुद्दा बचता है कि आप किस क्षेत्र को चुनते हैं, किस काम में आपका विश्वास है, कहाँ आपको लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरत है काम करने की। हमने शिक्षा के क्षेत्र को चुना क्योंकि हमें विश्वास था कि एक अलग किस्म का भारत, एक ऐसा भारत जिसकी संविधान में कल्पना की गई थी, उसे बनाने में शिक्षा की एक अहम भूमिका है। इसीलिए हमारी पहली प्राथमिकता बनी शिक्षा, और स्कूलों में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें भी सबसे ज्यादा अहमियत रखती है देहात के सरकारी स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा, क्योंकि इन स्कूलों में अक्सर शिक्षा का स्तर काफी खराब होता है। इसके बावजूद कि सरकार इन स्कूलों पर काफी पैसा खर्च करती है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अजीम साहब, हम आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं कि आप और आपकी संस्था राष्ट्र निर्माण की इस महत्वपूर्ण काम में इतना बड़ा योगदान दे रही है। शुक्रिया, ये हमारी जिम्मेदारी है। वाह क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। थैंक यू सो मच।